बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान पे दर पे फतूहात हासिल कर रहे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस तरीके से उन्होंने किया है कि इसकी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब 20 साल रशिया ने वहाँ पे अपने जुल्मों सितम के जो पंजे गाड़े रखे और उसके ख़िलाफ़ जो मुजाहिदीन ने एक अजीमुशान कैंपेन की और जहाद लड़ा, उसके बाद भी 3 साल तक नजीब की हुकूमत वहाँ पे कायम रही और 1992 में उसका तख्ता उल्टा और उसके बाद ये सारे के सारे मुजाहिदीन आपस में लड़ पड़े। लेकिन अब तो हम ये देख रहे हैं कि 11 सितंबर की डेट है अमेरिका की और 20, 21, 22 से ज़्यादा सूबे जो है वो तालिबान के कब्ज़े में जा चुके हैं। एक तरफ अगर आप मैच देख रहे हो तो लगता यह है कि एक खिलाड़ी आउट हुआ है, उसके बाद उसने 15, 16, 17 स्कोर बनाए हैं। उसके बाद जब वो खुद आउट हुआ है तो जब आप अफ़गानिस्तान की आप ख़बर देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि 2 से 3 प्रोविंशियल कैपिटल तालिबान फतह कर चुके हैं। इस तेज़ी के साथ ये सारे का सारा जो चीज़ें हैं रूनमा हो रही हैं। इस हवाले से हर शख्स डेवलपमेंट्स के बारे में जानना चाहता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है कि दुनिया की सुपर पावर और उसके साथ तमाम तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक, यूरोपियन ममालिक इकट्ठे उन तालिबान के साथ से शिकस्त हार गए जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, वो दूसरा छोटा नोकिया वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। आखिर ये इतनी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है ये कैसे आ गई? और इसके अलावा जो सबसे अहम बात ये है कि आपको पता होगा कि जब रशिया गया और उसके बाद ये सारे के सारे मुजाहिदीन, जिनके अंदर मैं आपको बताऊं कि एक गुलबद्दीन हिकमत यार था, एक जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम था, बल्कि दोस्तम के बारे में तो कहा ही जाता है कि ये मशहूर है अपनी वफ़ादारियाँ बदलने के हवाले से और ये रशिया के साथ भी उस वक़्त मिल गया था। लेकिन करीम खलीली हैं जो कि हज़ारा शिया कम्युनिटी को करते हैं। इसके अलावा अहमद शाह मसूद हैं और जितने भी बड़े बड़े वॉरियर्स थे, मुजाहिदीन थे, वो आपस में लड़ पड़े, आपस में वो लड़े और जब तक तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा नहीं किया वो आपस में लड़े थे। उसके बाद फिर वो तालिबान से लड़ने लगे। लेकिन उस वक़्त भी जनरल रशीद दोस्तम जो कि अब मार्शल बन चुके हैं और अहमद शाह मसूद का जो शुमाली इलाका जात हैं उनके ऊपर पूरे का पूरा उनका कब्ज़ा था और तालिबान मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने में नाकाम रहे थे। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है कि तालिबान ने शुरू ही वहाँ से किया है जो इलाके उनके लिए मुश्किल थे, क्योंकि वो पूरी दुनिया को ये इंप्रेशन देना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि ये जो इलाके दूसरे हैं पश्तून इलाके, ये तो हमारे 2 मिनट में हम फतह कर लेंगे। लेकिन असल जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलती रही है, जहाँ पे उज़्बिक और ताजिक नस्ल के लोग आबाद हैं, पहले वो इलाके उन्होंने फतह करने का फ़ैसला किया और अब हम ये देख रहे हैं कि एक मज़ार शरीफ के अलावा सब कुछ वो वहाँ पे फतह कर चुके हैं। वो काबुल से 40 से 50 किलोमीटर के फासले पे हैं और इधर से भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने ईरान के साथ जो सरहद है सारी की सारी उसको फतह कर लिया है। पाकिस्तान के साथ जो सरहद है उसके अंदर शायद 1 या 2 सूबे रह गए हैं जो कि फ़तह होने वाले रह गए हैं। कंधार समेत काफ़ी जगहों पर वो अपना कब्ज़ा जमा चुके हैं। तो इस वक्त तालिबान ने अमेरिका को इस हद तक परेशान कर दिया है कि पिछले मुज़ाकरात जो हुए हैं 2-3 दिन पहले, तो उसके अंदर ख़बर ये आई न्यूयॉर्क टाइम की कि अमेरिका ने तालिबान से दरख्वास्त की है कि आप जब काबुल पे कब्ज़ा करें तो बराए मेहरबानी हमारी एम्बेसी का ख्याल रखिएगा, वहाँ पे आपने तबाही नहीं करनी। देखें वो लोग, आपको याद होगा रिचर्ड आर्मिटेज ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि तुम्हें पत्थरों के दौर में हम ले जाएंगे अगर तुमने हमारा साथ ना दिया। और आज आप ये देखें कि वो कैसे सारा उनका 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो पत्थरों में गर्क हो गया है। उनका गरूर और सुपर पावर की जो ताकत है वो अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में दफन हो चुकी है और सूरत हाल इस वक्त डिफरेंट है। इसके अंदर बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि हरात का जो कमांडर था, जिसे शेर ऑफ हरात कहा जाता था, इस्माइल ख़ान, वो एक साबिक मुजाहिद था और तालिबान के साथ उसने किया। उसके बाद फिर नॉर्दर्न अलायंस यानी अहमद शाह मसूद और जनरल रशीद दोस्तम के साथ मिल गया।
लेकिन उसके बाद फिर वो गिरफ़्तार भी हुआ। बहरहाल ये चीज़ें चलती आ रही थी। उसके बारे में हमने ये ख़बर सुनी एक दिन पहले कि जनाब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे बड़ी गेम ये है कि जो लोग वहाँ पे मैटर करते हैं, जो वारलॉर्ड्स वहाँ पर मैटर करते हैं, वो अपनी वफ़ादारी किस वक्त और किस लम्हे तब्दील करते हैं, उसी वक्त जंग का पांसा पलट जाता है। अब हमने ये देखा कि 3 लाख अफ़गान सिक्योरिटी पर्सनल्स, और इधर से ये कभी 60,000 आ रही है तादाद, कभी 1 लाख आ रही है, जिनके पास ना एयरफोर्स है, ना इनके पास कोई ऐसा निज़ाम है, लेकिन इनके पास जो स्ट्रेटजी है उसने सबको हैरान करके रख दिया। और इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी अफ़गान लीडर जो कि अमेरिका की पुष्ट पनाही में हुकूमत कर रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर, इनका मकसद अपने मुल्क को रिबिल्ड करना नहीं था, बल्कि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन करना था, पैसा कमाना था। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी अफ़गान मिलिशिया का कमांडर वो ये कहता है कि मेरे 1000 बंदों को फ़ौज में नौकरी दी जाए। 1000 बंदा वो अपना भर्ती करवा लेता है, उसके बाद 200 लोग मुश्किल से वो अपने पास रखता है, बकाया 800 लोगों की तनख्वाह वो अपने जेब में रखता है। यही इस्माइल खान जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये यानी कि जितने भी कमांडर्स हैं, यानी अहमद शाह मसूद है तो पंजशेर का गवर्नर अहमद शाह मसूद के बेटे के मर्ज़ी के बगैर नहीं लग सकता। उधर से शबरगान यानी जोज़जान का इलाका है, वहाँ पे रशीद दोस्तम की मर्ज़ी के बगैर वहाँ का गवर्नर नहीं लग सकता। मज़ार शरीफ के अंदर भी रशीद दोस्तम का इन्फ्लुएंस है, लेकिन वहाँ पे जनाब नूर अता नूर हैं, मास्टर अता नूर, जो कि सोवियत के ख़िलाफ़ ट्रेनिंग देते थे, बड़े काबिल इज़्ज़त हैं वहाँ पे। उनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ पे गवर्नर नहीं लग सकता। इस्माइल खान की मर्ज़ी के बगैर इस्माइल खान के इलाके में गवर्नर नहीं लग सकता। तो जब इस्माइल खान ने यहाँ पे हुकूमत के साथ अपना पैचअप किया और हामिद करज़ई के साथ इनका इस बात पे फड्डा हो गया कि इन्होंने कहा कि ये जो ईरान के साथ इनका कस्टम का रेवेन्यू है वो सेंट्रल हुकूमत को किसी सूरत नहीं देंगे, इसके ऊपर उनका फड्डा हो गया। गवर्नर ये लोग अपनी मर्ज़ी से लगवाते थे, अपनी मिलिशिया ये अपनी मर्ज़ी से लेके चलते थे। तो जाहिर सी बात है, जिस मुल्क के पास एक सेंट्रलाइज्ड फ़ौज नहीं होती, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आकाओं की बजाय मुल्क के बारे में ना सोचे, तो उस मुल्क का इंजाम यही होता है। और तालिबान के बारे में कहा ही जाता है अभी, बल्कि मैं ये देख रहा था कि जनरल असलम मिर्ज़ा बेग की एक स्टेटमेंट आ रही थी कि रिचर्ड आर्मिटेज हमारे पास आया, उसने कहा कि आप किसी भी तरीके से तालिबान को राज़ी करें। तो मुल्ला उमर को जो पैगाम भिजवाया गया कि जनाब आप अफ़गानिस्तान में बिल्कुल इसी तरीके से रहेंगे जैसे आप हैं, लेकिन आप अमेरिका के एजेंडे पे काम करना शुरू कर दें। तो जब 2 महीने के बाद पैगाम आया तो उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत भी नहीं हो सकता, हमारी कौमी गैरत ये तकाजा है ही नहीं कि हम एक फ़ौरन हमला आवर के साथ मिल के उसके एजेंडे पर काम करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अपने इरादों पर डटे रहेंगे, हम अपने असूलों पर डटे रहेंगे, और अल्लाह का हुक्म है कि दुश्मन एक दिन भागेगा यहाँ से। और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान ने अपनी हिम्मत से अमेरिका को पिछाड़ दिया और उसके जितने भी इत्तेहादी हैं उनको पहले से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि 20 साल अमेरिका का अरबों डॉलर, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज भी हो जाना चाहिए था, इनके पास अच्छे वेपन्स होने चाहिए थे, इनके लोगों को अच्छा ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा है कि जो जज्बा तालिबान के पास है वो और किसी के पास मकसद है ही नहीं। जब तक आपके पास मकसद नहीं होता आप किसी भी चीज़ के अंदर कामयाब नहीं होते, और वही आज तालिबान ने करके दिखाया है। इस हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और इंशाल्लाह हम आपसे अपने अगले जो हमारे व्लॉग्स हैं उसके अंदर हम आपसे शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।